अगर इफ़ यू कम आउट एज अ मुस्लिम, जैसे अक्सर ये बात हम देखते हैं, ख़ासकर वो लोग जो होमोसेक्सुअल्स होते हैं, क्योंकि हमारी तो दुनिया में उनके लिए भी जगह बहुत कम है, ख़ासकर ऐसे लोग किसी भी तरह के माइनॉरिटी हों कि वो अपने पेरेंट्स को कभी नहीं बताते, पूरी ज़िंदगी एक झूठ लेकर जीते हैं। तो उनके लिए भी जब कम आउट कहा जाता है, तो मुझे पता नहीं कि शायद अगर मज़हब बदलेंगे तो कम आउट कहा जाएगा या नहीं, लेकिन कोई खौफ मन में नहीं था कि, ख़ासकर मैं इसलिए कह रही हूँ कि 19 साल से आप एक मुसलमान हैं, 19 साल मान लेते हैं कम से कम, अगर नहीं भी मान रहे हैं 25 साल भी, तो 19 साल में 11 साल नरेंद्र मोदी की सरकार रही है, जिसमें हमने देखा है, जिसको मैं कह रही हूँ कि एक तरह का एक रिलीजियस रिवाइवलिज्म है, एक तरह का पुनर्जागरण जिसे कहा जाए, आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि हिंदू होने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप एक बहुत ही बेहतरीन मेन स्ट्रीम का आप हिस्सा हैं, और फ़ायदे ना भी हों तो नुकसान बहुत कम हैं, जिसमें आप मुसलमान होने के बहुत नुकसान आपको हो सकते थे, आपके नौकरी पे फ़र्क पड़ सकता था, आपके काम पत्रकारिता पे असर पड़ सकता था, और साथ साथ मैं दर्शकों से ये भी वादा करना चाहती हूँ कि आपके काम पर भी हम ज़रूर बातचीत करेंगे। मतलब मुझे लगता है कि आधा रीज़न ये था कि आपका ये रिसेंट डिक्लेरेशन, और दूसरा ये था आपके काम पे भी मैं बात करना चाहती थी। कोई खौफ आपके मन में नहीं था 11 साल में? कभी आपने इससे पहले सोचा कि मैं आना चाहता हूँ, आम लोगों के सामने बताना चाहता हूँ कि असली आदित्य कौन है? नहीं, खौफ तो बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि अगर ये जो पिछले 11 साल के हालात ना हुए होते तो शायद मैं और लो प्रोफाइल रखता चीज़ों को, ताकि एक एक एक, एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी जी जा सके जिसमें इस किस्म के टेंशन हो। बट चूंकि ये 11 साल से ये हालात पैदा हुए, मैं आउट ऑफ गिल्ट की मेरा जो प्रिविलेज है अपने नाम का, उसको ओवरकम करने के लिए मैं ज़्यादा पब्लिकली पोजीशंस मैंने लिए हैं। काम का भी पूरा तवज्जो इसी तरफ रखा है कि जो भी एक ये मेजॉरिटेरियन असॉल्ट चल रहा है उसके हम ख़िलाफ़ ही खड़े रहें, कि ये भी नहीं कि हम ब्रेक ले लें किसी चीज़ इस पूरे काम से, कि ये ना हो कि मुझे जिस मज़हब ने और जिन लोगों ने इतनी इज़्ज़त दी है और जिस मज़हब में मैं आया हूँ, कहीं वो ना लगे कि ये आदमी कम पड़ गया अपने काम में या अपने इस लड़ाई में जो जो ये मेजॉरिटेरियन फोर्सेस हमारे ख़िलाफ़ कर रहे हैं। तो मेरा हमेशा से ये एक था, ये गिल्ट था मेरा अपने प्रिविलेज को लेकर, जिस वजह से तमाम कदम उठाए हैं। पब्लिकली मैंने कई मरतबा अपने रिलीजियोसिटी के बारे में भी कहा है। वायर में भी एक स्टोरी आई थी जिसमें मेरा जिक्र था। सीए प्रोटेस्ट के दौरान भी मैंने लिखा था कि मैं आई विल डाई ए मुस्लिम इवन दो आई वाज नॉट बोर्न वन। तो कई मरतबा मैंने कहा है, हल्के तौर पे आपने उस बात को हल्के तौर पे कहा, बट नाम मैंने नहीं चेंज किया। नाम नहीं आपने चेंज किया था। लेकिन हम उस सवाल पे वापस लौटते हैं कि आपको रिएक्शंस किस तरह का मिला? आपको रिएक्शंस हिंदूज की तरफ से कैसा मिला, हिंदुत्ववादी जो लोग हैं उनकी तरफ से कैसा मिला, आम मुसलमानों की तरफ से कैसा मिला, और जो कंजर्वेटिव मुसलमान हैं, क्योंकि एक तबका मुसलमानों में भी ऐसा है जो मुझे नहीं लगता कि आपको कबूल कर रहा है, ऐसे लोग हैं क्या? नहीं, ऐसा मेरा तो तजुर्बा नहीं है, बल्कि जितने ज़्यादा जो रिलीजियस मुस्लिम्स हैं वो तो काफ़ी देव बिन मोर देन वेलकमिंग। ख़ास तौर पे जो जो खुद दीनी दावत का काम करते हैं वो तो ज़ाहिर है दे अप्रिशिएटेड दिस स्टेप अ लॉट। तो इन टर्म्स ऑफ गेटिंग एक्सेप्टेबिलिटी विद इन कम्युनिटी मुझे आज तक कभी, बल्कि मुझे तो लगता है अपने अमाल और मेरी हैसियत से ज़्यादा मुझे इज़्ज़त दी गई है जिसका मैं हक़दार नहीं हूँ। जो रिएक्शन दूसरी तरफ से आया हिंदुत्ववादियों की तरफ से, जो स्केल ऑफ हेट, मुझे थोड़ा सा आई वॉज टेकन अबैक। मुझे लगा नहीं था कि, मुझे पता था कि उनके जो ट्रोल आर्मी है वो तो पीछे लगेगी, पर उनके जो ऑर्गेनाइज्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी बड़ी बड़ी फॉलोइंग है वो बारी बारी मेरे पीछे पड़ेंगे। मिस्टर सिन्हा हो गए, फिर दिलीप मंडल साहब जो अब सरकार में एडवाइज़र हैं, उन्हें क्या ज़रूरत है एक आदमी के पर्सनल रिलीजियस लाइफ पे कमेंट करने की। उन्होंने एक ही नहीं 3-4 बार कमेंट किया, नीच तक कहा मुझे, जो उनकी जहनीत दर्शाता है। फिर स्वाति चतुर्वेदी जो लिबरल इकोसिस्टम में एक बड़ा नाम है, उन्होंने भी कहा कि ये आदमी इतने साल से इस आइडेंटिटी के अंडर काम कर रहा है, तो इसको पहले ही बता देना, अपना नाम बदल लेना चाहिए था, आइडेंटिटी साफ कर देनी चाहिए थी। तो अलग अलग ये जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स का अटैक मुझे थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि आई डिडंट एक्सपेक्ट इट वाज दैट बिग ए डील फॉर दीज पीपल। बट जो स्केल ऑफ अटैक काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा था, थ्रेट्स भी काफ़ी आए ऑनलाइन, और हेट तो खैर बहुत ज़्यादा था। मुझे समझ में आया कि मेरे ख्याल है दुश्मन से ज़्यादा लोग गद्दार से नफ़रत करते हैं, तो इनकी नज़र में शायद मैं गद्दार हूँ। तो जो हेट की वजह है वो ये है, और इनके जो एक बेसिक प्रेमाइस है कि इस्लाम यहाँ पर सिर्फ तलवार की धार पर फैला है हिंदुस्तान में, या फिर अभी लव जिहाद और फोर्स्ड कन्वर्जन के ज़रिए फैल रहा है, ये इनकी जहनीत है। तो एक हिंदू फ्रॉम ए प्रिविलेज बैकग्राउंड, उसका कन्वर्ट होना उस पूरे प्रेमाइस को ब्रेक करता है, तो शायद इनके गुस्से के पीछे ये वजह थी। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी, और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आपने जल्द में ये कन्वर्जन किया है, कब ये आपकी ज़िंदगी की, क्योंकि मुझे लगता है हमारे बहुत सारे दर्शक ये जानने में दिलचस्पी रखते होंगे। मैं यूएस और यूके में बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने बड़ी उम्र में, यानी एक अडल्टहुड के बाद, जब वो एक वयस्क हो गए थे, उसके बाद पढ़कर समझकर कोई भी मज़हब अपनाया, वो इस्लाम हो सकता है, वो क्रिश्चियनिटी हो सकती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग सामने आए हैं जिन्होंने अपनी इस ज़िंदगी के इस पहलू को आगे रखा है। मेरी तो याददाश्त में आप शायद पिछले बहुत सारे सालों में भारतीय एक पत्रकार या भारतीय एक इंसान के तौर पर आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी इस जर्नी को मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, जो सामने आया है। पहले आप हमें इस जर्नी के बारे में बताइए, फिर मैं ये ट्वीट का जो पूरा रिएक्शन हुआ वो शायद दर्शकों को समझने में आसानी होगी। जी, तो जर्नी मेरा ख्याल है बचपन में शुरू हुई, लगभग 13-14, ये हर यंगस्टर की उम्र में एक बड़े कश्मकश के साल होते हैं, तमाम चेंजेस आसपास होते हैं, चीज़ें देखने मिलती हैं, पीयर प्रेशर्स होते हैं, तो एक कन्फ्यूजन होता है कई बार बच्चों को उस उम्र में। और उसी कन्फ्यूजन के दौरान मैं इस्लाम के बारे में पढ़ने लगा, और थोड़ा सा फैसिनेशन मेरा डेवलप हुआ। मुझे नहीं लगता मेरी बहुत ज़्यादा उस उम्र में समझ थी। कितनी उम्र रही होगी? लगभग 12-13 की उम्र में। एक स्टोरी ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर चिल्ड्रन, वो मुझे याद है 10-11 की उम्र में मैंने अपने पेरेंट्स को फोर्स किया था मेरे लिए ख़रीदें, और टू देयर क्रेडिट उन्होंने मना नहीं किया मुझे, जबकि दोनों प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं। उन्होंने वो उनकी एक प्रोग्रेसिव सोच दिखाता है कि उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर बच्चे को है क्यूरोसिटी, उसे पढ़ने की इजाज़त देनी चाहिए। तो 10-11 की उम्र में वो किताब ज़रूर मैंने फोर्स करके ली थी और पढ़ना शुरू किया था। शायद उससे कहीं मेरे जहन में एक सीड रह गया होगा, जो टीनेज की उम्र में एक ज़्यादा और डीपर फैसिनेशन के तौर पर आया। तो शहादा पर से मैंने 15 की उम्र में लिया था, लेकिन मैं उसको कायदे से अपना कन्वर्जन नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं उस वक्त मेरी कोई समझ थी नहीं। मेरा ख्याल है वो एक टेंशन्स का एक नतीजा था जो मेरे अंदर चल रहे थे। जो प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, नमाज़ें अदा करना, रोज़े रखना, कुरान पढ़कर समझने की कोशिश करना, वो तकरीबन 20 की उम्र में मैंने शुरू किया, जब मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में था। तो वो जर्नी मेरे ख्याल है वहाँ से एक कांस्टेंट ग्रोथ रही है 20 की उम्र से लेकर अब तक। 20 की उम्र से लेकर अब तक, यानी आप बता रहे हैं आप 45 साल के हैं? मैं 39 का। 39 के हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा। तो 19 साल आपको? जी, 19 साल बाकायदा आपको हो चुके हैं। मुझे ये भी बताइए कि 15 साल के जब आप थे, किस सन की बात है ये 2006-07 के आसपास, यानी कि सरकार तो कांग्रेस पार्टी की ही थी? जी, उनकी सरकार थी। तो मुझे ये बताइए कि उस वक्त, यानी कि जब आपने ये फैसला किया और अपने परिवार को बताया, उनका क्या रिएक्शन था, और ये पूरा प्रोसेस कैसे हुआ आपकी कन्वर्जन का या आपका शहादा लेने का, जब आपने पहला कलमा पढ़ा? प्रोसेस वो तो ऑनलाइन ही मुझे ये जानकारी मिली थी कि शहादा में क्या बोलना पड़ता है और क्या किस चीज़ को मानना पड़ता है, और ये भी कहा था कि आपको किसी के प्रेजेंस में शहादा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो तो मैंने ले लिया था, लेकिन जब मैं ऑनलाइन से ही नमाज़ें सीखने की कोशिश कर रहा था तो मुझे ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी इसे सीखने में, कैसे इसे सीखा जाए। तो एक फ़िल्म आई थी गुलाम मुस्तफ़ा, नाना पाटेकर साहब की, तो वो मैंने देखा कि वो आखिरी सीन में वो 2 रकात नमाज
पढ़ रहे थे नफल, जिस फैमिली के साथ वो जुड़े हुए थे उनकी सलामती के लिए। तो वो जब भी फिल्म आती थी मैं थोड़ा सा नोट डाउन कर लेता था, अच्छा इन्होंने अब ये बोला, फिर और वो इंटरनेट का दौर उतना उस तरह से इंटरनेट का नहीं दौर था। था नहीं, तो उस वक्त उस किस्म के जैसे वीडियो के जरिए आजकल लोग समझ जाते वो नहीं था। तो जब भी वो फिल्म आती थी मैं थोड़ा थोड़ा, तो एक रकात शायद 3 बार जी सिनेमा में आई तब मैंने सीखी, फिर एक और रकात 3 और बार आई तब सीखी, तो उस तरह से था। लेकिन जाहिर है जब पेरेंट्स को बात पता चली मेरे टीनेज ईयर्स में, वो फिक्रमंद थे और वो बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल बात है, क्योंकि कोई भी टीनेजर, ठीक है आप पेरेंट्स ने कभी देख लिया कोई सिगरेट पी रहा है चोरी छिपे या शराब पी रहा है, ये सारी चीज़ें हर टीनेजर करता है, पर कोई टीनेजर चोरी छिपे नमाज पढ़ रहा है या कोशिश कर रहा है जो भी नमाज के एक्शंस छिपके पढ़ते थे आप? जी छिपके पढ़ता ताकि उन्हें तकलीफ ना हो, या आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं थे कि? दो बोथ आई थिंक। मैं ये भी, मुझे पता नहीं था कि क्या यही राह में मुझे रहना है हमेशा, तो और ये भी था कि अगर किसी को पता चल गया तो उन्हें तकलीफ होगी, तो जाहिर है जब पता चला तो फिक्रमंद हुए और होना भी चाहिए था, क्योंकि वो मुश्किल साल थे, 9/11 भी हुआ ही था 2 साल 1-1.5 साल पहले उस सब के, तो उनका फिक्रमंद होना बिल्कुल ही अंडरस्टैंडेबल है। आप कह रहे हैं कि हज़ारों करोड़ की इंडस्ट्री लगाई गई है बताने के लिए कि इस्लाम एक वायलेंट रिलीजन है और एक ऐसा रिलीजन है जिसमें शांति की कोई जगह नहीं है, और जैसे आपने कहा कि तलवार के दम पर फैला है ये मज़हब, और इस नैरेटिव को एक व्यक्ति आता है, और आप एक आम आदमी होते शायद जिसकी कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं होती, आप किसी गली मोहल्ले में रह रहे होते और कन्वर्ट हो जाते, शायद कोई परवाह नहीं करता, लेकिन आप एक इज़्ज़तदार जाने माने बड़े पत्रकार हैं और आपका एक इन्फ्लुएंस है, तो इसलिए भी आपके ऊपर हमला हुआ कि आपका सिर्फ होना, ये आपका ये अलग तरह से बाहर आना, इस पूरे हज़ारों करोड़ की जो इंडस्ट्री है, जो नैरेटिव बिल्डिंग है, उसको अटैक कर रहा है? जी, उन्हें मेरे ख्याल सेम तो लग रही है ना इनके पूरे इस प्रेमाइस को कि इस्लाम इसी तरह से फैलाया जा रहा है, और इस्लाम के यहाँ पे रहने की के पनपने की और जो इस्लाम के यहाँ पे फैलने की यही वजह है। तो जाहिर है बिकॉज इट वाज क्वेश्चनिंग दैट प्रेमाइस, और आपको गद्दार कहा गया। जी जी जी। और दूसरी तरफ से क्या ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने शक किया आपके ऊपर कि आप अच्छे मुस्लिम नहीं हैं, या आप कभी नहीं बन सकते अच्छे मुस्लिम, या ऐसी कोई शक की कोई तस्वीर उभर कर सामने आई? क्योंकि दिलीप मंडल के कुछ ट्वीट्स में देख रही थी, उसमें भी वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तुमको ये लोग कभी कबूल नहीं करेंगे। बेशक इनके ये प्रेमाइस थी कि तुम्हें तो यानी नमाज में भी साथ शामिल नहीं करेंगे, और ये बिल्कुल फजूल बातें हैं। मैंने बड़ी से बड़ी मस्जिद में नमाज अदा की है, बस्तियों में जाके नमाज अदा की है, कहीं पे किसी ने कुछ नहीं कहा है आज तक। आप सफ़ में जाके खड़े हो जाएं और नमाज अदा कर लें किसी भी इमाम के पीछे, तो इसमें कभी कोई मसला रहा ही नहीं है। ये जानते हुए भी कि आप एक कन्वर्ट हैं? बिल्कुल, बेशक कभी आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं? मैंने शिया जमात में नमाज अदा की है, सुन्नी जमात में की है, कभी कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है। और सवाल यहाँ से ये भी आता है कि आपने सुन्नी धर्म अपनाया या शिया धर्म अपनाया? मैं दोनों तरह से नमाज पढ़ सकता अच्छा। हूँ। मुझे शिया तरीक़ा भी आता है, सुन्नी तरीक़ा भी आता है। जब आप एक, जैसे मैंने कई बार कहता हूँ, जबकि एक हिंदू माइथोलॉजी की यहाँ पे मिसाल लेनी चाहिए कि एकलव्य की तरह मैंने इस्लाम सीखा है, देख देख कर सीखा है। तो जब आप देख देख कर सीखते हैं तो आप हर तरीके का सीख सकते हैं। तो मैं शिया मस्जिदों में जाके शिया तरीक़ा सीख लिया, फिर बाद में पता लगा कि अलग क्या कहा जाता है, और सुन्नी मस्जिदों में वहाँ का तरीक़ा सीखा, तो कोई दिक्कत नहीं। एक थ्योरी ये भी है कि आपकी पत्नी मुस्लिम है? जी। एक थ्योरी ये भी है कि आपने उनके प्यार में मजहब अपना लिया, ऐसा है क्या? ये भी एक कन्वीनियंट एक्सप्लेनेशन है ना लोगों के लिए, क्योंकि लोग कभी ख़ास तौर पे हिंदुत्ववादी है तो कभी मानना ही नहीं चाहेंगे कि कोई अपने कन्विक्शन से कन्वर्ट हो सकता है इस्लाम में। मेरी जो अब जिनसे मेरी शादी हुई है, इनसे मेरी मुलाकात 31 साल की उम्र में हुई थी। अच्छा। और 32 साल की उम्र में हमारी शादी हो गई, तो कोई पूरे 10-11 साल का डिफरेंस है मेरे प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम और इनसे शादी में, तो बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता। ये मेरा सवाल भी था आपसे कि क्या आपको ये खौफ नहीं आया कि एक बार जब आप इस इंडस्ट्री को, पहली बात तो आप इस पूरे नैरेटिव को चैलेंज कर रहे हैं, और आज के दौर में 4 गुंडे भगवा आपके घर पहुंच जाएं, आपके दफ्तर पहुंच जाएं, आपको परेशान करने की कोशिश करें, आपके परिवार को परेशान करने की कोशिश करें, ये कोई कंसिडरेशन था आपके दिमाग में, या इस तरह का अभी कोई ख़तरा आप महसूस करते हैं?
मेरे साथ अभी तक ऐसा कोई फिजिकल हार्म या फिजिकल अटैक का हादसा इस वजह से नहीं हुआ। एक नॉर्मल जर्नलिस्टिक काम में जो होता है वो हुआ है, पर बिकॉज ऑफ बीइंग ए कन्वर्ट आई हैव नॉट बीन फिजिकली अटैक्ड।